हेलो वेलकम टू ज़रा हटके। इससे पहले कि हम टॉप स्टोरीज़ पर जाएं, अभी ये खबर आई है कोयटा से कि वहाँ के सबसे जो महफूज तरीन इलाका है वहाँ पर जो 4 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है सरीना, उसकी पार्किंग के अंदर एक धमाका हुआ है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अभी तक 3 अफराद के जाँ बहक होने और तकरीबन 13 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला आई है। हमारे साथ हमारे कोयटा के नुमाइंदे गालिब निहाद मौजूद हैं। गालिब, साथ हैं इब्तदाई, ये कब हुआ धमाका? जी बहुत शुक्रिया। अब से कुछ देर कबल ये कोयटा का हाईली सिक्योर इलाका है, जो जिसे रेड जोन भी कहा जाता है, जरगोन रोड पर वाक़ है ये सरीना होटल, जिसकी जो पार्किंग है, मेन एंट्रेंस पार्किंग, इसके करीब एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक सिविल हॉस्पिटल के एमएस हैं अरबाब कामरान कासी, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि 3 अफराद जाँ बहक, 13 के करीब लोग जख्मी लाए गए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जो धमाके की आवाज थी वो काफी दूर दूर तक सुनाई दी गई और धमाके के फौरन बाद इमदादी टीमें, सिक्योरिटी टीमें और फायर ब्रिगेड का अमला सरीना होटल पहुंच गया। इस वक्त भी आग बुझाने की कोशिश जारी है। मुतादिद गाड़ियां भी इस वक्त जो है वो खाकस्तर हो चुकी हैं। बात की जाए अगर इस इलाके की, तो ये इलाका काफी सिक्योर है और यहाँ पर हर वक्त सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं जो अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। अब से कुछ देर कबल आईजी पुलिस बलूचिस्तान है ताहिर राय, उन्होंने भी कहा कि जो जाए वकुआ है वहां पे सीटीडी एहलकारों को तलब कर लिया गया है जो धमाके की नौयत के बारे में आगाह करेंगे। जी अच्छा गालिब, ये सुनने में आया है कि ये जो धमाका हुआ है ये जो पार्किंग लॉट की सिक्योरिटी चेक पॉइंट है वहाँ पर हुआ है, क्या आप इसको कंफर्म कर सकते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि जो सरीना का मेन एंट्रेंस गेट है, वहां से राइट हैंड पर टर्न होते ही ये पार्किंग है जहां पर ये धमाका हुआ है। और जो पार्किंग एरिया है वहां पर अक्सर औकात देखा गया है कि एक जो रुकावटें हैं वो खड़ी की जाती हैं। रुकावटें भी खड़ी थी। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद ये गाड़ी पहले से ही पार्किंग में मौजूद थी जिसमें धमाका हुआ। ताहम अब कुछ भी कहना कबल पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है। जी गालिब बहुत शुक्रिया। हम जी वो सताब कुछ पूछना चाह रहे हैं। अहम शख्सियत उस वक्त मौजूद थी, मैं मकसद जानना चाहता हूं कि कोई होटल में थी उस वक्त अहम शख्सियत? जी बिल्कुल, पुलिस ने अभी तक इस हवाले से कुछ कंफर्म नहीं किया कि कोई अहम शख्सियत पुलिस में थी, होटल में मौजूद थी या नहीं। इस हवाले से हमारी जब बात हुई, जो तर्जुमान है आईजी पुलिस के, उन्होंने भी इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं दी कि आया होटल में कोई अहम शख्सियत मौजूद थी या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया गालिब, और अल्लाह महफूज रखे। कोयटा ने बहुत ब्लड शेड देखा है माजी में, अल्लाह हमारे तमाम बहन भाइयों को वहाँ महफूज रखे और दहशतगर्दी की जो लहर जिस पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया था, अल्लाह करे वन ऑफ इंसिडेंट हो। और सबसे पहले हमने बात करनी थी आज कोविड की। कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इर्द गिर्द हमारे पूरे ख़ित्ते में। भारत की बात कर लें, वहाँ 3 लाख के करीब 24 घंटे में केसेस आए हैं, ऑक्सीजन की किल्लत हो चुकी है। बांग्लादेश में केसेस खासे बढ़ गए हैं, ईरान में 25,000 केसेस आए हैं, वहाँ पर भी डेथ्स की रेशो। ख़ुद पाकिस्तान में अगर हम देखें तो 3-4 रोज़ से जो शरह थी, एवरेज थी कोरोना वायरस की, वो तकरीबन 8 से 9% थी, मगर जो गुज़िश्ता 24 घंटों में ये शरह बढ़कर 11.6% हो गई है और 4,000 से 5,000 पेशेंट्स जो हैं अब रेगुलरली हॉस्पिटल्स में आना शुरू हो गए हैं। जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो 80% फुल हो चुके हैं। बाज़ हस्पतालों में पंजाब के ये शरह जो है 91 से 95% तक जा पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा में हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जो सरबराह हैं असद उमर, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को कहा कि सूरत हाल खासी ख़तरनाक होती जा रही है। आए सुने उन्होंने क्या कहा। मर्दान में कल पॉजिटिविटी की शरह 33% थी, पेशावर 26%, नौशेरा 20%, बहावलपुर 38%, फैसलाबाद 25%, लाहौर 27%, मुल्तान 21%, रावलपिंडी 28%।
और सिंध जो हमारे जनूबी इलाका है मुल्क का, वो इस वबा से निस्बतन महफूज चल रहा था, क्योंकि ये जो बरतानिया का जो वेरिएंट आया, जो यूके वेरिएंट आया, वो हमारे शुमाल में ज़्यादा पाया जा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फैलना शुरू हुआ। और ये भी हमने पहले कहा था कि इसलिए एहतियात ज़रूरी है। कराची कल 13% और हैदराबाद 14% पे पहुँच गया, तो वहाँ पे भी डबल डिजिट इस वक्त जो है शरह हमारी पहुँच चुकी। इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारे जो ऑक्सीजन के ऊपर मरीज़ हैं उनकी तादाद 4,500 से तजावज़ कर चुकी है। हमें कोई अच्छा नहीं लगता लोगों के ऊपर बंदिशें करने का, लेकिन ये आपकी हिफाजत के लिए ही ली जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद, जैसे ये बात भी हम आपको पिछले चंद हफ्तों से बता रहे हैं कि जो हिफाजती तदाबीर हैं जिनके ऊपर पिछले साल कौम ने बड़ी हद तक अमल किया और उसकी वजह से एक बेहतर नताइज भी देखने में नज़र आए, अल्लाह ताला ने करम भी किया, इस दफ़ा वो देखने में नज़र नहीं आ रहे। ना कौम इतनी संजीदगी का अपना मुजाहरा कर रही है और ना सच्ची बात है इंतज़ामिया से भी अब वो कार्रवाई की जा रही है जिसकी ज़रूरत है। आपने सुना? अच्छा, और इससे पहले कि इनकी बातों पर गौर करें, ये जो बात कर रहे थे कराची और जो साउथ की सूबा सिंध की बात, और सूबा सिंध में ज़्यादातर हम कराची की ही बात करेंगे, कराची और हैदराबाद की, क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन पॉपुलेशन की भी इधर ही है। आज सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर असरा पेचू, उन्होंने भी वार्निंग दी है कि जी ये जो यूके वेरिएंट है, जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है, ये कराची में अब कंफर्म हो गई है, और जो 50% जो टेस्ट किए जा रहे हैं, जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उसमें ये ही प्रेजेंट है। और ये वही स्ट्रेन है जिसने यूके में तो तबाही मचाई है, भारत में भी मचाई है, और पाकिस्तान के शुमाल में, जैसे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, जैसे अभी हसरत उमर साहब कह रहे थे, वहाँ पर भी तबाही मचाई है। ख़तरा इस वेरिएंट का ये है कि एक तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से इन्फेक्ट करती है। हमने केसेस देखे हैं जहां पर लोगों ने मास्क भी पहने हैं, एहतियात भी की है, फिर भी इसको लगी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मास्क ना पहने, एहतियात ना करें, कहने के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो ही चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। एक है पब्लिक की जानिब से, और वो है कि आप मिनिमम, और मैं सिर्फ मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मास्क और हाथों की सफाई सैनिटाइज़र से या साबुन पानी से, जो भी आप करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। बाकी आपको भी पता है और हमें भी पता है कि किसी ने अपनी जो नॉर्मल रूटीन है वो अब छोड़नी नहीं है, और मार्केट्स में अभी भी उसी तरीके से रश है। हाँ, अभी ईद आएगी, आपको पता है पिछली दफ़ा, पिछले साल एकदम स्पाइक आई थी जब ईद से एक हफ्ते पहले सारे कारोबार खोल दिए गए। जी बिल्कुल, और देखें इसी तरह भी इस वक्त की कमोपेश ऐसा ही होगा। लेकिन इस वक्त इसलिए ख़तरनाक है कि मैं असद उमर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है हॉस्पिटल्स के लिए, उसमें से 91% ऑलरेडी यूटिलाइज हो रही है। तो आप सोचिए अगर खुदा ना करे केसेस फर्दर बढ़ते हैं, 9% की बात है, और आप ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। ऑलरेडी 90% आपके वेंटिलेटर्स जो हैं वो भर चुके हैं, वो यूज़ में है। और मतलब बिल्कुल मुझे पता है कि कोशिश की जा रही है कैपेसिटी बढ़ाने की, लेकिन कितना और कितनी जल्दी हो सकता है ये काम, ठीक है। आप भारत का एग्जाम्पल देख लें, उस पर भी हम बात करेंगे। देखें, अगेन दो चीज़ें हैं, एक तो पब्लिक एहतियात कर सकती है, लेकिन जो सोल्यूशन है, अगर इस चीज़ का आर्जी सोल्यूशन भी है, वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। और बदकिस्मती से वैक्सीनेशन में अभी हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं। कुछ हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, और अपनी इंतजामी और हुकूमत की कोताहियाँ हैं, और कुछ ग्लोबल सिनेरियो भी है। क्योंकि जब ये सेकेंड वेव आई तो जो लोग देने भी वाले थे वैक्सीन आगे, उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम अपने पास रख रहे हैं। जैसे भारत का आप एग्जांपल देख लें, ठीक है, वहाँ से, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर है भारत, वहाँ से जो कोवैक्स गैवी के थ्रू वैक्सीन आ रही थी, जब उनके यहाँ मसला, पहले तो वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे थे, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन की रिपोर्ट्स आई है कि एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो अभी डिनाई भी हुई है, वो अभी छोड़ दें। लेकिन वहाँ पर भी यही हुआ कि उन्होंने अपनी वैक्सीन अपने लिए रख दी, जो भी नाकाफी साबित हो रही हैं। अल्टीमेटली आपको वैक्सीन ही लगानी है फ्रॉम द स्टेट पॉइंट, और उससे क्या फर्क पड़ता है बिल्कुल, स्पेशली ये जो यूके वेरिएंट है, इसमें हमने केसेस देखे हैं कि जो लोग वैक्सीनेट भी हुए हैं उनको भी लगी है। होता क्या है कि आपके अलामात कम होते हैं, और दूसरी जो चीज़ है, और इसका सबूत क्या है कि मैं डॉक्टर फ़हीम यूनुस से पहले भी हमने बात की है, उनकी मैं टाइमलाइन को देख रहा था और वो मुस्तकिल रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहली बार जितने भी पेशेंट्स उनकी वो मैरीलैंड जो बाल्टीमोर के जो हॉस्पिटल हैं उसमें जो आईसीयू में हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है पेशेंट जिसने वैक्सीन लगाई हो।
मतलब कि बिल्कुल आप वैक्सीन लगाएंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब है कि आपकी कोरोना शायद जानलेवा ना हो या आप बहुत बहुत ज़्यादा बीमार ना हो सके। यही दो चीज़। और दूसरा ये कि हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर फिर अब बहुत दबाव आ गया है। ऑलरेडी अभी उन्होंने कहा है कि 538 जो हैं वो इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्टेड हैं। टोटल 16,000 फिगर पहुंच गई है और 124 जो हैं डॉक्टर्स इसमें अब तक शहीद हो चुके हैं। तो बहुत सीरियस सिचुएशन है, हमें इस बात को देखना पड़ेगा। यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और हमने बात की पाकिस्तान की, मगर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बुरा हाल है कोरोना वायरस से वो भारत में है। और इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे में तकरीबन 3 लाख केसेस आए हैं और गुज़िश्ता एक हफ़्ते में जो एवरेज है केसेस की वो 2,25,000 है। वहाँ अस्पताल भर चुके हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, बहुत बुरी सूरत हाल है। मैं सिर्फ आपको एक बॉम्बे की एक डॉक्टर हैं जिन्होंने एक पैगाम दिया है वो सुनाना चाहिए, किस कदर ख़राब सूरत हाल है, सुनिए। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी 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 हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So, sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज we've not been so helpless. Okay. अच्छा, इन सारी चीज़ों की एक वजह यह है कि दोनों भारत और पाकिस्तान पहली लहर में कदर अल्हम्दुलिल्लाह बच गए थे। वहाँ पर एक सोच आई कि जी हम जीत गए हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि जो भी पार्टी होती है पावर में वो ये दिखाना चाहती है कि जी हमारी वजह से जीते हैं, तो प्रीमेच्योर डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री कर दिया आपने। जो कैपेसिटी बढ़ानी थी कि अगर तो आप वर्स्ट केस के लिए प्लान करते हैं, खुदा ना खासा दूसरी तीसरी चौथी लहर आती है उसके लिए आप क्या करेंगे, वो प्लानिंग बज़ाहिर नहीं हुई। नतीजा क्या है कि अगर ये पहला ज़रा ग्राफ दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि दुनिया में भी एक स्पाइक हुआ है ये कोरोना वायरस का। ये जो लाल लकीर आप देख रहे हैं ना, ये भारत है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्सीड करता जा रहा है। सिचुएशन अब ये हो गई है कि शमशान घाटों में जगह नहीं है लाशों को जलाने के लिए। इस हद तक वो लोग कह रहे हैं कि जहां हम दिन में 8 आरती जो भी जलाते थे, अब हम 50 तक पहुंच गए हैं। जो सरिये हैं दीवारों में अनगाठों के, वो पिघल गए क्योंकि 24 घंटे आप लाशों को जला रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट और के जो अदादो शुमार हैं और जो एक्चुअल ग्राउंड पर फिगर है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये दूसरी स्लाइड हम दिखा सकें प्लीज, तो इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू है ना छोटा सा, ये है गवर्नमेंट की ऑफिशियल फिगर्स के इतने लोग फौत हुए हैं। ये जो लाल है ये शमशान घाटों के फिगर हैं। तो आप देख सकते हैं। मैंने देखा है कि शमशान बॉम्बे में उन्होंने बाकायदा उसको कवर करना शुरू कर दिया, शमशान घाटों कोई देखे ना, बिल्कुल टीन के बड़ी चादरें लगा के, टीन की चादरें। तो वो सर आपके पास भी कुछ खबरें हैं? मैं ये हैरत में मुब्तला हूं कि एक तरफ तो वहां क़यामत का समा है, दूसरी तरफ
कुंभ के मेले में 3 मिलियन जो यात्री हैं उन्होंने शिरकत की और अब वो पूरे भारत में फैल गए हैं। मगरबी बंगाल की जो इलेक्शन कैंपेन है वो फुल स्विंग पे है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी वहां लाख लाख के 1.5 लाख के जलसों से खिताब कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत में कोविड है ही नहीं। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट विजय सिंह कुमार, उनका एक ट्वीट है कि प्लीज हमारी मदद करें, मेरे भाई को बेड की जरूरत है, गाजियाबाद में कोई बेड नहीं। ये नरेंद्र मोदी के वजीर ट्रांसपोर्ट की ट्वीट है। लग रहा है कि एक नहीं 2, 3, 4 भारत जो है इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। रेलवे ने अपनी जो जितनी भी खाली वैगन्स हैं उनको डेडिकेट कर दिया है, इसलिए कि अस्पतालों में तो आपको पता है पार्किंग में भी गुंजाइश नहीं है, मरीज में मर रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस, स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है कि उसमें बेड बनाए जा रहे हैं बोगियों में और ऑक्सीजन का जो टैंक है बड़ा वाला उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल है। लखनऊ में, गार्जियन में अभी मैं पढ़ रहा था, लखनऊ का एक एम्बुलेंस ड्राइवर है, 24 घंटे राउंड द क्लॉक या तो वो पेशेंट होता है या फिर लाशेंट होता है। उसकी छोटी बहन 6 हॉस्पिटल में गया, इनकार हो गया। एक प्राइवेट 6 बेड का हॉस्पिटल था, उसने कहा कि हम एक रात के लिए आपकी बहन को रख सकते हैं ऑक्सीजन पे, आपको अगले दिन इन्हें ले जाना होगा। सुबह 5 बजे उसे डिस्चार्ज कर दिया गया उस बच्चे को और शाम तक वो मर गई। ये सूरत हाल है। दिल्ली में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कहीं 8 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद है, कहीं 24 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद है और अगली खेप कब आएगी किसी को पता, नोबडी नोज। आप अगर देखें अभी मुबशर, आपने तो देखा है, हम इसको डिस्कस भी कर रहे थे, भारत की जो इतने भी सोशल मीडिया पर इंडियन में ट्वीट्स देख रहा हूँ, हर एक बंदा लिटरली भीख मांग रहा है कि जी मुझे, हमारे पास आधा सिलेंडर बच गया, हमें कहीं से सिलेंडर। लोग एक दूसरे की मदद भी बहुत कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप हमारे से ले लें, कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बेचकर सिलेंडर खरीदें और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी हो रहा है। और भारत की बात करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जी इनको देखें और हम बड़े बचे हुए हैं। ये एक वार्निंग है, क्योंकि अगर किसी का ख्याल है कि जी हमारे के अंदर वो, जैसे ये भी डॉक्टर साहिबा मुंबई की बोल रही थी कि अगर आपका ख्याल है कि आप सुपर ह्यूमन, अगर हमारा ख्याल है कि नहीं जी हमारा डीएनए इतना मुख्तलिफ है, ये हमारे साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। और आप ये भी प्लीज नोट करें कि इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स है सर। इस पूरी जो बहुत ज्यादा इस पूरे खित्ते की फार्मेसी है भारत। लेट्स नॉट मेक एनी मिस्टेक अबाउट दैट। और अगर वो नहीं हैंडल कर सकते वैक्सीनेशन या ड्रग्स की सप्लाईज, और ड्रग्स की सप्लाईज भी खत्म होती जा रही हैं, तो हमारा क्या हाल होगा। तो आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो नहीं 3 चॉइसेस हैं, या तो आप कहें कि सही है ठीक है जी कुछ नहीं होता, जो होता है होगा, ठीक है, ये एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा है कि चलें कुछ मास्क ही पहन लो, सैनिटाइज कर लो, और हुकूमत से इल्तिजा है कि प्लीज़ सर आपने जो भी बजट काटना है आप बजट काटें, आपने जिस भी दाम में वैक्सीन लेनी है आप वैक्सीन लें। और उसके साथ साथ ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी की बात हो रही है, एक कोशिश कर लें कि एक और पब्लिक मैसेजिंग कैंपेन करें। देखिए पहली दफ़ा हमने ये सारी चीजें की हैं, ठीक है, फर्स्ट वेव में सबने अब जिम्मेदारी से अपना काम किया है, आई विल एडमिट इट। लेकिन अब क्या हुआ है, 2 चीजें हुई हैं, एक तो दूसरी लहर आई है, वेरिएंट आया उसके साथ साथ, और हम भी थक गए हैं। ये दो मसले हैं। ये एक बात नोट करें कि ये लहर इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि जो अमवात है वो पिछली लहर से बहुत ज़्यादा है। मतलब पाकिस्तान में 148 अमवात हुई हैं 24 घंटे में, 104 अमवात सिर्फ पंजाब में हुई हैं। अभी हम अगर यहाँ बैठे हैं, जैसे असद उमर ने कहा, यहाँ पर भी दुगनी हो चुकी है शरह। तो कोई ये ना समझे कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा इस वक्त सेफ है। नहीं है। आपको SOPs फॉलो करने हैं खुदा के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि
जाहिर है आप इन्फेक्ट होंगे तो आपका साथी, आपका दोस्त, आपके घर वाले इन्फेक्ट होंगे। और इसके साथ साथ एक आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जो CIE के एग्ज़ाम का जो सिलसिला है ना, मुझे पता है कि हुकूमत ने फैसला ले लिया है, शफकत महमूद साहब ने फैसला ले लिया है कि ये होंगे। मेरा ख्याल है कि यू शुड थिंक अगेन नाउ। और बात हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है कि वो जुम्मे से जो है वो लार्जर स्ट्रिक्टर मेजर्स ले रही है। हो सकता है लॉकडाउन करना पड़े, आखिरी वार्निंग आज दी है तो अल्लाह रहम करे, मगर एहतियात ही वाहिद इलाज है। फ़िलहाल एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और तहरीक लब्बैक के साथ जो हुकूमत का मुआहिदा हुआ, तो कल ये ख़बरें आई थी कि हुकूमत तहरीक लब्बैक पर से पाबंदी नहीं उठा रही और उनके जो सरबराह हैं साद रिजवी, उनको भी बदस्तूर क़ैद में रखा जाएगा, उन पर मुकदमात चलेंगे और कम से कम उन लोगों पर भी मुकदमात चलेंगे जो पुलिस अहलकारों को शहीद करने में मुलव्विस रहे हैं और जिनके ख़िलाफ़ ATA के तहत पर्चे हुए हैं। और आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुझे थोड़ा सा चेंज लगा एटीट्यूड, क्योंकि पहले हुआ ये था कि हुकूमत ने इसको सुप्रीम कोर्ट भिजवाना था उनके कलअदम होने को, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, और कहा यह जा रहा था कि अगर तहरीक लब्बैक को कोई उस बारे में बात करनी है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा कर के इंसाफ ले सकती है। मगर आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने ये कहा है कि क्योंकि वो सियासी जमात है तो लिहाजा ATA के तहत रूल ये है कि वो अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर कि उन पर से बैन हटाया जाए। सुनिए शेख साहब का क्या कहना। देखें, कोई बात TLP ने किसी की रिहाइयों की बात नहीं की। जो हमारी यही एक अंडरस्टैंडिंग थी कि MPO के तहत जो लोग हैं उनको छोड़ेंगे और उनमें ज़ाहिर है वो क्या होता है, फोर्थ शेड्यूल के लोग हैं MPO और 4th शेड्यूल के लोग। अभी 737 MPO के तहत आज जा रहे हैं, जिसमें से 669 निकल चुके हैं और 7 रिजवी साहब जो हैं वो 302 और 78A के तहत हैं, इसलिए उनकी कोई चीज़ देखें। अभी तो उनके पास 30 दिन का हक है, अभी तो 30वें दिन भी वो दरख्वास्त दे सकते हैं। फिर सेक्रेटरी इंटीरियर एक कमेटी बनाते हैं, उनमें उनको भी सुनवाई का हक है। बाज़ लोग जो है वो चाहते हैं कि एकदम ही सारे काम, जो कानून है वो कहता है कि 30 दिन उनका हक है कि वो अपील करें। जी अच्छी बात है कि 4th क्या कहते हैं स्केड्यूल से नहीं निकाला। और अगेन देखें, और मैं बिल्कुल ये मैं तंज नहीं कर रहा, जो आपने MPO के तहत पकड़े हैं उनको आपको रिलीज ही करना है, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए और रियासत को उस लाइन पर कायम रहना चाहिए कि जिन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया है, जिन्होंने तखरीबकारी की है, जिन्होंने कत्ल किया है, उनकी कोई सजा नहीं हो सकती। अच्छा, जहाँ तक ये बैन की बात है ना, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी लीगल और टेक्निकल ग्राउंड में आ जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी 100% श्योर नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या है। कल गवर्नमेंट के 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना था, जो कि नहीं गई, अभी तक नहीं गई और कितने दिन हो गए, शायद नहीं जाएगी, तो तकरीबन 4 दिन हो गए। अच्छा, 5 दिन हो गए। अगर नहीं गई तो वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से तो वो बैन रहेगी। ठीक है, लेकिन बहैसियत सियासी जमात जो है वो काम करती रहेगी, उनके जो इलेक्टेड लोग हैं वो काम करते रहेंगे। अजीब सिचुएशन, थोड़ी अजीब सिचुएशन है। अच्छा। लेकिन क्योंकि अपील का हक शेख साहब ने कहा है, दे दिया है, तो लिहाजा जो है इसका मकसद यही लग रहा है कि जब एग्रीमेंट हो गया है तो हुकूमत अब तहरीक लब्बैक के ऊपर से पाबंदी अगर वो अपील करेंगे तो शायद हटा दें। इसका एक और तरीका भी होता है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि एक अगेन जो हमेशा जहाँ पे मुझे थोड़ा सा आके रुक जाता हूँ ना, कि कोई बंदा कुछ कहता है, कोई और बंदा कुछ और कहता है। मैं इसी एक ही हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि हर एक बंदा अपने आप को तर्जुमान तो समझता ही है, लेकिन वो जो तर्जुमानी करने का अंदाज भी होता है ना, वो कंसिस्टेंट नहीं होता। जैसे अली मोहम्मद साहब कल आदिल शाहज़ेब पार्लिमानी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आदिल शाहज़ेब के प्रोग्राम में कल क्या कहा, सुनिए। TLP पे जो पाबंदी है वो फौरी तो नहीं हटेगी, लेकिन ड्यू प्रोसेस होगा, उसके बाद हट जाएगी। जी बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह जो हुकूमत ने इनके साथ वादा की, देखें तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह कौन है,
वो मैं तो उनको अपने से बेहतर पाकिस्तानी, बेहतर मुसलमान समझता हूँ। वो निकले, उनके साथ हुकूमत का सिर्फ एक नुक्ते पे इख्तिलाफ था, मतलब वो TLP विल नॉट बी बैंड एनीमोर ना, कलदम नहीं रहेगी जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह। यानी हुकूमत खुद जो है इस बारे में वो है कि वो अपील करें तो बस ठीक है हम। और इसका एक तरीका होता है, ये कल ही मैं कहने वाला था लेकिन टाइम नहीं मिला, कि एक प्रोसेस ये भी होता है, मुबशिर आप अच्छी तरह से जानते हैं, कि जब आप चाहते हैं कि एक्शन नजर आए लेकिन एक्चुअली कोई एक्शन ना हो, मैं आपके खिलाफ मुकदमा तो करूंगा लेकिन कच्चा मतलब पर्चा हल्का रख दूंगा, ताकि जब ये चीज कोर्ट पे जाए, बिल्कुल ठीक है, आप बरी हो जाएं और मैं कह सकूं कि सर हमने तो बड़ी कोशिश की थी, लेकिन सर ये जो अदालतें हैं आप उन्हें जानते हैं। लेकिन बहरहाल हम अदालत की इज्जत करते हैं और अदालत का जो भी फैसला मुझसे साहब क्या ख्याल है आपका? क्या जी सर जनाब, मैं तो बड़ा मजा ले रहा हूँ इस ये जो अली मोहम्मद खान साहब ने जो बात की है, मैं तो उसका पूरा हिमायती हूँ कि TLP वाले जो हैं वो हमसे बेहतर मुसलमान हैं। अब आप देखें ना कि बकौल शेख रशीद के 30 कारें जली, 5 उठा ली गई, 12 पुलिस वाले अगवा हुए, 4 शहीद हुए, 700 जख्मी हुए। उसके बाद जाहिर है कि अब इसकी तगदो हो रही है कि ठीक है ये हो गए होंगे, इश्क में आदमी अंधा भी हो जाता है। तो अब ये है कि कलदम करना, इनडायरेक्टली वो ये मान रहे हैं कि हमसे जज्बाती फैसला हो गया तो हम आपकी मदद करेंगे कि कलदम का जो गार है उससे बाहर निकल सके। लेकिन ये जो सारे वजीर है ना, बशमूल शेख रशीद, बशमूल अली मोहम्मद खान, बशमूल यार ये हमारे जो खान साहब हैं इनको अंधेरे में वो सब आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, एक वक्फा लेते हैं, आपकी ऑडियो बेहतर करते हैं, आपकी ऑडियो बेहतर करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सॉरी से पहले मैं अपना एक पॉइंट जोर देने की कोशिश कर रहा था कि जो अली मोहम्मद खान है वजीर पार्लिमानी उमूर, उन्होंने कहा शाहजेब के प्रोग्राम में कि कलदम नोटिफिकेशन वापस लेने में टाइम लगेगा। शेख रशीद का आप बता चुके हैं कि उन्होंने कहा कि 30 दिन में जो है वो एक प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है और वजारत दाखिला वाले हेयरिंग वेयरिंग करेंगे। मसलन तासुर यही मिल रहा था कि प्रोसीजरल काम है और आराम से हो जाएगा, शायद कोर्ट जाने की जरूरत ना हो। लेकिन ये जितने भी वज़रा हैं, मुझे लगता है कि ये खान साहब को अंधेरे में रखते हैं, इसलिए कि कल खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि कलदम करार दिए जाने का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। आज इनके वज़रा जो है ज़ाहिर है जरा मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेख रशीद साहब जो 55 इंच का सीना फुला के एक हफ्ते पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने आज वजाहत करते हुए कहा कि TLP से माहिदा मुल्क को तशद्दुद से बचाने और खाना जंगी के माहौल को ख़त्म करने और सोशल मीडिया की साजिशों के खात्मे के लिए किया गया है। मेरा ख्याल है कि तीनों नुकात अचीव कर लिए गए हैं इस माहिदे से। तशद्दुद से भी बचा लिया गया है, खाना जंगी का माहौल भी कम हो गया है, सोशल मीडिया की साजिशें भी कुछ कम हो गई हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2 लाख भारतीय सोशल मीडिया पे गलत सलत खबरें फैलाते रहे, उससे सूरत हाल बिगड़ी। मैं उनके साथ हूँ, ऐसा हुआ होगा, जाहिर है कि दुश्मन मुल्क है, मिठाई तो नहीं बांटेगा, खबरें ही फैलाएगा। लेकिन उसका तोड़ क्या होता है? उसका तोड़ ये होता है कि आपका जो अपना मीडिया है उसको कम से कम जो ट्रुथ है, न्यूज है, एसेंस है, वो तो नशर करने की इजाजत दें। जब हुक्मरानी थी, 500 मकामात पे नाकाबंदियां हो रही थी, हमें तो उसका नाम लेने की भी इजाजत नहीं थी कि ये सारी हरकतें कौन कर रहा है। तो उस वैक्यूम में अगर भारतीय मीडिया कुछ कह रहा है तो भाई साहब इसमें साजिश ना। दूसरा मुझे समझ नहीं आ रही वैसे साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ जो उस माहिदे के एंड में लिखा हुआ है कि जो रियासत है वो किसी गिरोह या जत्थे को ये इख्तियार नहीं दे सकती। रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, रेजोल्यूशन जो है करारदाद की बात कर रहे हैं, मुआहदा अलग है, करारदाद अलग है। तो अब अगर ये कह रहे हैं कि हाँ अपील करो, हम बस बैन उठाते हैं। देखिए मैं आपको भी थोड़ी पॉइंट पे करेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको भी करेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये बात सही है, ये बिल्कुल कहा है कि
कलअदम करार देने का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। हुकूमत ये फैसला वापस नहीं लेगी। अगर इसको किसी तरह से निकालना है ना, वो है जो मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि आप एक कच्चा केस सामने दें। इनको अपील राह तो दिखा दी है ना कि सर बिल्कुल वो अपील कर सकते हैं और बकौल अली मोहम्मद इंशाल्लाह वो रिस्टोर भी हो जाएंगे, बहुत अच्छे मुसलमान हैं आप, और हम कौन है। ये तरीका, अगर कोई तरीका इस्तेमाल किया जाएगा ना, वो ऐसा नहीं होगा कि अपने बैन को वापस ले लिया, वो ऐसा होगा कि आप कोर्ट के थ्रू करा देंगे ताकि किसी और के कंधे से बंदूक चले। अच्छा, बंदूक तो आपने कल भी किसी और के कंधे से चलाई थी ना, प्राइवेट मेंबर बिल करने के लिए। जो हमारे बैठे हुए हैं भाई, जो हर बिल उनके हाथ में दे दो, वो कहते हैं सर मैं आपका भाई है ना, ये लो मैं आपके पेश कर दूंगा। इस तरह के तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये जो है ना कि कोई एक बात करता है, अगले दिन कोई और दूसरी बात करता है, तीसरे दिन बात करता है। अब आप अगर नेगेटिवली सोचना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये कंफ्यूजन है। अगर मैं इसको पॉजिटिवली देखना चाहूं, मैं कहूं कि नहीं सर, हर ऑप्शन खुला रखा है। अब हमारा मसला ये है कि हमें नहीं पता कि कल कौन सा ऑप्शन यूज होगा, कितनी देर के लिए यूज होगा और कब तक यूज होगा। ये मेरा ख्याल, और ये मैं अफसोस से मैं कहना नहीं चाह रहा ये सब कुछ, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जली सड़ी बातें जो मैं कर रहा हूँ वो इसलिए है कि मैं अपने दिल को नहीं देख रहा, अपने जहन को नहीं देख रहा, मैं इस हुकूमत के ट्रैक रिकॉर्ड को देख रहा हूँ। अच्छा मुझसे साहब, आप हैरान यही बता रहे हैं, आप लोग के दो वज़रा के जो अभी बयानात पर हैरान हो रहे हैं। अब कल जब 4 वज़रा दूसरी बात करेंगे तो हम मजीद हैरान होंगे कि यार नहीं, फिर हम कोई और टॉपिक पकड़ लेंगे यार, कहने बस बहुत हो गया सर, मिट्टी पाओ। चलिए जी, बहुत हो गया आज के लिए, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।